हाँ बेटे चलो, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं 4 सितंबर 2020, शिफ्ट 1। क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में? दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ए जिसका मास है m/2, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है वेलोसिटी v0 से। दूसरा पार्टिकल है हमारा बी जिसका मास है m/3, जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है। दोनों के बीच में कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर कोलिजन दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूँ v1, बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूँ v2। क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए, मूविंग पार्टिकल, किसी मूविंग बॉडी को हम वेव मान सकते हैं, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हें इनिशियली लैम्डा नॉट बता रखी है, और तुमसे कह रखा है कि कोलिजन के बाद उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, डेल्टा लैम्डा बताओ। चलो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले तो किसके बराबर होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है? h/p, h/mv, ये होता है ना फॉर्मूला। तो डेल्टा, पहले तो लैम्डा नॉट किसके बराबर हो जाएगा हमारा? तो लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू h/mv में मास कितना है m/2, वेलोसिटी कितनी है v0। लैम्डा नॉट की वैल्यू कैसे लिखी समझ में आ रहा है? तो हमारा 2h/mv0 सॉरी 2h/mv0 लैम्डा नॉट के बराबर हो गया। क्वेश्चन में तुम्हारे पार्टिकल ए की इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट बता रखी है, तो ए का मास m/2 है, वेलोसिटी v0 है। फॉर्मूले से मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली और उसको लैम्डा नॉट लिख दिया। अब आफ्टर कोलिजन तुमने, मैं कह रहा हूँ ए की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश मान लूँ, तो चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट, ठीक है ना। चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ माइनस इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ में फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? h/m/2 v1, और इनिशियल तो लैम्डा नॉट है ही, इनिशियल वाली तो लैम्डा नॉट है ही, ठीक है ना। अब किसी तरह तुम्हें v1 मिल जाए, किसी तरह तुम्हें v1 मिल जाए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और v1 निकालने के लिए क्या करोगे? तो दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, वही हमारे कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, क्या आ जाएगी? m/2 v0 प्लस 0 इज इक्वल टू m/2 v1 प्लस m/3 v2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E 1 के बराबर, इलास्टिक कोलिजन है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1, आफ्टर कोलिजन बी ए से सेपरेट हो रहा होगा v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन से पहले v0 माइनस 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल v1 और v2, हमें क्या चाहिए? हमें क्या ढूंढना है आंसर के लिए? v1। तो दोनों इक्वेशन में से v2 को एलिमिनेट कर दो, v1 निकाल लो। कर लोगे कैलकुलेशन? दोनों इक्वेशन में, दो लीनियर इक्वेशन है, m तो पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो ही रहा है। इन दो लीनियर इक्वेशन में से v2 को एलिमिनेट कर दोगे, v1 की वैल्यू आ जाएगी। v1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे लैम्डा नॉट वाले एक्सप्रेशन से रिलेट करना होगा तुम्हें, और फिर डेल्टा लैम्डा का एक्सप्रेशन। हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है ना। ए की वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू? v0/5, ठीक है ना। क्या आ जाएगी? v0/5। तो आफ्टर कोलिजन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश कितनी आ रही है? तो लैम्डा डैश आ रहा है हमारा 2h/mv1, 2h/mv1 में v1 की वैल्यू क्या डालोगे? v0/5, कितना आ गया? 10h/mv0, ठीक है ना। और अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2h/mv0 लैम्डा नॉट था,
2h/mv0 लैम्डा नॉट था, तो 10h/mv0 क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 लैम्डा नॉट, और अब 5 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 4 लैम्डा नॉट। आगे समझ में आया? ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा नॉट। चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी अंदर लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो तुम्हें 1 एंगस्ट्रॉम बता रखी है। लेयर्स के बीच में स्पेसिंग को मेजर करने के लिए हम लोग ब्रैग्स लॉ यूज करते हैं। उस ब्रैग्स लॉ में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर कोई रेडिएशन भेजते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं देख रहा हूँ रेडिएशन ना भेज के इलेक्ट्रॉन की बीम भेज रखी है, और तुमसे कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं उनका लेयर के साथ जो हमारा एंगल होता है वो एंगल थीटा हम चेंज करते जा रहे हैं, और चेंज करते करते जब एंगल हम लोगों ने 60 डिग्री किया तो हमें रिफ्लेक्टेड जो बीम थी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल गई, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। तो यहाँ पे तुम्हारी वेव जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस, ये तुम्हारे मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इंसिडेंट वेव जब तो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये नीचे वाली इंसिडेंट वेव वो फर्दर अभी भी डिस्टेंस चलना बाकी है, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ जाता है डी साइन थीटा। और ऐसे जब यहाँ पे ये फर्स्ट वाली तुम्हारी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, सेकेंड वाली रे को रिफ्लेक्ट होके अभी भी इसके वेव फ्रंट के बराबर आने के लिए कितना फर्दर डिस्टेंस चलना है, एक्स्ट्रा पाथ चलना है डी साइन थीटा। तो 2d साइन थीटा एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ेगा इस नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होने के आने वाली वेव को। और अगर ये पार्ट डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा हो जाए तो हमें रिफ्लेक्टेड बीम के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाता है। ठीक है ना, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लेयर्स के बीच में स्पेसिंग बता रखी है, कितने एंगल पर तुमने रेडिएशन भेजा है वो एंगल 60 डिग्री बता रखा है। इस पे तुम्हें पहली बार इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिला है तो n की वैल्यू तुम्हें 1 लेनी है, सॉल्व करने पे तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। अब लैम्डा मिल गया, वेव का लैम्डा मिल गया, पर क्वेश्चन में वेव नहीं इलेक्ट्रॉन्स भेज रखे हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फंडा लगा लेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम वेव की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो ये जो वेवलेंथ आएगी इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, h/√2m के काइनेटिक एनर्जी को मैं कैपिटल ई से लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रखा है। तुमने जो इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स भेजे हैं उनकी एनर्जी क्वेश्चन में पूछ रखी है। तो एक बार तुमने ये वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ इक्वल टू h/√2m के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। हो गया, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने जो पूछ रखा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 9 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कोई सोलर पैनल है, सोलर पैनल के ऊपर तुमने रेडिएशन भेज रखे हैं, सन से रेडिएशन भेज रखे हैं नॉर्मली, और जो ये रेडिएशन सोलर पैनल पे आके गिर रहे हैं इनकी इंटेंसिटी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितनी, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब तुमसे कहते हैं जो रेडिएशन आ रहे हैं 25% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 75% एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो सोलर पैनल के सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वो फोर्स हमें निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन, हालांकि इसमें चलो रेडिएशन की कहानी भी है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर तुम्हें मैंने थोड़ा सा हिंट किया हुआ है कि जितने भी ये रेडिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें तुम्हें कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम बड़े इजीली डिराइव कर सकते हैं। किससे? तो डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन गिवन है और फोर्स के बारे में बात चल रही है, तो देखो मैं चीज़ों को कैसे रिलेट करूंगा। तो पहले तो इंटेंसिटी होती क्या है, जनरल बात कर रहा हूँ बिल्कुल। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, पावर, पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है ना सबको, अपॉन एरिया। तो ध्यान से देखो, जो फोर्स तुम ढूंढना चाह रहे हो दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, c।
तो कोई भी रेडिएशंस आ रहे हैं मेटल के सरफेस पे आके टकरा रहे हैं तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आई ए बाई सी। ठीक है ना, अगर इंटेंसिटी आई है, एरिया जिसपे वो रेडिएशन फॉल कर रहे हैं वो एरिया ए है, और स्पीड ऑफ रेडिएशन तो तुम्हें पता ही है सी है, तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी आई ए बाई सी इफ दोज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। ठीक है ना, मेरी बात को समझो, जो रेडिएशन आ रहे हैं उसको बॉल की तरह सोचो। एक बॉल आई मोमेंटम mv से और टकरा के रेस्ट पे आ गई, तो मोमेंटम में चेंज mv, तो फोर्स आई ए बाई सी। ऐसे अगर मान लो ये सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता, बॉल आई v से टकराई, v से चले गई, मोमेंटम mv से माइनस mv कितना चेंज होता, 2mv। मोमेंटम में चेंज जब 2mv हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेडिएशन की वजह से सरफेस पे फोर्स 2 टाइम्स आई ए बाई सी। ठीक है ना, और ऐसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ तो 25% रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो अगर तुम बॉल की तरह इमेजिन करो तो रेडिएशन जो आ रहे हैं उनका मोमेंटम mv, और जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं तो इनका मोमेंटम mv बाय 4। 25% ही रिफ्लेक्ट हुआ ना रेडिएशन, तो mv से माइनस mv बाय 4 कितना मोमेंटम में चेंज आया, 5mv बाय 4। तो अगर मोमेंटम में चेंज mv होता तो रेडिएशन की वजह से फोर्स आई ए बाई सी होती। अभी मोमेंटम में चेंज 5/4 mv है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्सर्ट होगा कितना हो जाएगा, 5/4 आई ए बाई सी। तो ध्यान से देखो, फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4 आई ए बाई सी। आई 50 दे रखा है, एरिया कितना बता रखा है क्वेश्चन में सोलर पैनल का, एरिया बता रखा है हमें 1 मीटर स्क्वायर, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है 3 × 10⁸। ठीक है ना, सॉल्व करने पे क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, देख लेना क्या आंसर आ रहा है, इन्होंने जो भी कैलकुलेशन होगी कर लेना। आया, क्लियर हुआ, इन्हें करके देख लेते हैं। हाँ बेटे स्टार्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई मेंस 2018 में आया हुआ है। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, पहले nth एक्साइटेड स्टेट में, बाद में वो जंप करके आ गया ग्राउंड स्टेट में। जब nth स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कुछ वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ तुम्हें an बता रखी है, और तुम्हारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ nth स्टेट में लैम्डा n बता रखी है और ग्राउंड स्टेट में लैम्डा g बता रखी है। और हमें लैम्डा इन nth स्टेट और ये जो वेवलेंथ हमारी एमिट हुई है ट्रांजिशन की वजह से an से, जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, और ABCD हमें 4 ऑप्शन बता रखे हैं। तो पहले तो चलो, जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, hc बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू एनर्जी इन हायर एनर्जी स्टेट माइनस एनर्जी इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट हमारी nth स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट है, दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, hc बाय लैम्डा उस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो hc बाय लैम्डा में लैम्डा तुम्हें जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका an बता रखा है। ठीक है ना, एनर्जी इन nth स्टेट, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो याद करो, हाइड्रोजन एटम के अंदर जब तुम्हारा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। याद है क्या रिलेशन? तो जो भी हमारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं वो काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसका साइन चेंज कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट, हाफ m v स्क्वायर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई nth स्टेट में, और उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज कर दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी nth स्टेट में। ऐसे जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ m v g स्क्वायर है तो यहाँ पे बस मैं माइनस साइन लगा दूं, काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज कर दिया, टोटल एनर्जी, और अब इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो इक्वल टू hc बाय लैम्डा
energy of photon emitted when electron has made a transition from ns state to ground state. चलो ठीक है, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास. एच सी बाय ए एन इज इक्वल टू हाफ एम पूरे में से कॉमन क्या रह गया ब्रैकेट में, वी जी स्क्वायर माइनस वी एन स्क्वायर. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेट का स्क्वायर. ग्राउंड स्टेट और एन स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बता रखी है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ठीक है ना, तो v किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन एम लैम्डा. ठीक है ना, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं, हाफ एम h बाय एम लैम्डा जी का स्क्वायर माइनस h बाय एम लैम्डा n का स्क्वायर. ठीक है, जगह थोड़ी सी टाइट हो गई. चलो कोई नहीं. क्या एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास, एच सी बाय ए एन इज इक्वल टू, देख रहे हो यहाँ पे एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू एम बाय टू. और क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में, वन बाय लैम्डा जी का स्क्वायर माइनस वन बाय लैम्डा एन का स्क्वायर. चलो अभी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है. ठीक है ना, इन सबको तो किसी कांस्टेंट में डाल दूंगा. इनवर्स लेता हूँ, ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ये सारी टर्म्स को मैं कांस्टेंट के से लिख देता हूँ, वन बाय लैम्डा जी का स्क्वायर माइनस वन बाय लैम्डा एन का स्क्वायर की पावर माइनस वन. देख रहे हो यहाँ पे ए एन को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया हूँ, तो राइट हैंड साइड पे भी जो तुम्हारा एक्सप्रेशन था उसको मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा, माइनस वन. ठीक है ना, और क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी लैंग्वेज की जो लास्ट में स्टेटमेंट देख रहा हूँ, इसमें दे रखा है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन. जो एन है वो काफी लार्ज वैल्यू है. ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट में जो वैसे भी तुम लैम्डा जी जो ले रहे हो वो तो तुम्हारी एक फिक्स वैल्यू होगी. ग्राउंड स्टेट की जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो तो फिक्स वैल्यू होगी. एन एस स्टेट में जो लैम्डा की वैल्यू है वो अलग अलग एन की पॉसिबल वैल्यूज के लिए अलग अलग आ रही होगी. भाई ग्राउंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जम करके आया 321 या 521 या 721, फाइनल स्टेट तो हमारे डिस्कशन में ग्राउंड स्टेट ही है ना. तो लैम्डा जी तो एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कौन सी स्टेट से जम करके आ रहा है वो एन अलग अलग केसेस में अलग अलग आ सकता है. ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे अभी इसको बाइनोमियल से मैं अगर एक्सपैंड कर दूं, तो बाइनोमियल से मैं पावर माइनस वन को अंदर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो तुम देख रहे हो जो ए एन का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसमें वन बाय लैम्डा एन स्क्वायर आ रहा है, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट रह रही है. तो कौन सा एक्सप्रेशन है जो इससे मैच कर रहा है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से सिर्फ जो पहला वाला ऑप्शन है वो मुझे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा एन का स्क्वायर. देख रहे हो ना, ऐसे कुछ फॉर्म बन गया ना ये. भाई के कांस्टेंट, लैम्डा ग्राउंड स्टेट वाला जो है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कौन सी एन स्टेट से कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लैम्डा एन अलग अलग केस में अलग अलग आ सकता है. तो तुम देख रहे हो जो ये फोटोन एमिट होगा जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एन स्टेट पे ग्राउंड स्टेट में, तो जो हमारे फोटोन की वेवलेंथ है वो लैम्डा एन से कैसे रिलेटेड होगी. तो यहाँ बाइनोमियल से जब मैं एक्सपैंड करके इस माइनस को अंदर ले गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन से मिलता जुलता फॉर्म आ गया. करी फॉलो करी कैलकुलेशन, ये कौन सा ऑप्शन है हमारा बुक के अकॉर्डिंग आंसर है. ठीक है, क्लियर है. बेटा 57 2003 में तो तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर बेटा दो ये फोटो कैथोड दे रखी है, मेटल की प्लेट्स दे रखी हैं, उनके ऊपर रेडिएशन भेज दिया, फ्रीक्वेंसी f1 फ्रीक्वेंसी f2, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पहली वाली प्लेट से v1 से, दूसरी वाली प्लेट से v2 से. और फिर तुम्हें v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 प्लस v2 v1 माइनस v2 ऐसे चार ऑप्शन बना के दे रखे हैं. तो जब भी हम किसी मेटल के सरफेस पे रेडिएशन भेजते हैं, ठीक है ना, तो रेडिएशन भेजने पे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करते हैं ना. क्या इक्वेशन होती है, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू.
ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रही है उनकी स्पीड जो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम है, क्या है, कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो क्वेश्चन सॉल्व तो हमें करना ही है। तो यहाँ पे एच F1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे ही सेकेंड वाले सरफेस के लिए, सेकेंड वाले फोटो कैथोड के लिए HF2 इज इक्वल टू 5 सेम ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, दोनों जो तुम्हारे मेटल शीट्स हैं वो सेम मटेरियल की हैं, सेम मेटल की है, तो दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा। इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। अब V1 V2 में रिलेशन चाहिए, V1 V2 को F1 F2 से रिलेट करना है, ऑप्शंस में देख लो V1 V2 को F1 F2 से रिलेट कर रखा है, तो किसको एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशन में से। ठीक है बेटा, V1 V2 को अगर F1 F2 से रिलेट कर रखा है, तुम चारों ऑप्शंस को देखो तो किसको एलिमिनेट करना है, हमने 5 को एलिमिनेट करना है। और अब 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, और दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, H F1 माइनस F2 इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H F1 माइनस F2 बाय n। कौन सा ऑप्शन बैठ गया, ए आंसर। ठीक है, आगे समझ में आ गया। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एजम्पशन लेना पड़ा कि जो क्वेश्चन में V1 V2 प्रोवाइडेड है वो काइनेटिक स्पीड बता रखी है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की विच आर एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये एजम्पशन करते हुए फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, और ये एजम्पशन नहीं करता तो फिर मैं क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकता था, तो क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही था ना, कुछ तो कॉमन सेंस लगा के अपना आंसर तक पहुंचेंगे हम लोग। चलो, तुमने जितने क्वेश्चन पूछे थे बता दिए, फिर बाकी फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।